वाह 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 वाह। पीपलपुर गांव का ये चौराहा बरसों से रतन सेठ के अहंकार और उसकी कचौड़ियों के तीखेपन का गवाह रहा है। यहाँ हवा भी सेठ की मर्जी से चलती थी और स्वाद पर तो जैसे उनका एकाधिकार था। अरे ओ मंगलू, कचौड़ी में मिर्च जरा नाप के डाल। लोगों के कान से धुआं निकलना चाहिए। पूरे जिले में रतन हलवाई जैसा चटपटा स्वाद कोई ढूंढ कर दिखा दे तो अपनी दुकान उसके नाम कर दूं। सेठ जी, आपके हाथ में तो साक्षात अन्नपूर्णा का वास है। भला इस गांव में किसकी मजाल जो आपके स्वाद को चुनौती दे सके। वाह सेठ जी, आपकी कचौड़ी का कोई तोड़ नहीं। शहर वाले भी इसके आगे फेल हैं। पर उसी दोपहर उस बूढ़े बरगद की छांव तले एक नई महक ने दस्तक दी। एक ऐसी महक जिसने पहली बार रतन सेठ के साम्राज्य की नींव हिलाने की हिम्मत दिखाई थी। अरे ये कैसी अजीब सी गंध आ रही है। मंगलू, देख तो कौन अपनी शामत लेकर आया है और मेरी दुकान के सामने ये कचरा फैला रहा है। मैं शामू हूं। मां की दवा और घर की तंगी ने यहां तक खींच लाया है। ये पानी पूरी का ठेला है। बस आपकी छाया में 2 रोटी कमाना चाहता हूं। पानी पूरी? ये गंदा खट्टा पानी पिलाकर मेरे ग्राहकों का पेट खराब करेगा तू? छोकरे, अभी के अभी ये ठेला यहां से हटा, वरना इसे कबाड़ में बिकवा दूंगा। सेठ जी, ये बरगद सबका है और गांव की ये मिट्टी भी। अगर मेरे स्वाद में खोट होगा तो लोग खुद नहीं आएंगे, लेकिन चखे बिना इसे गंदा कहना तो आपकी ईर्ष्या है। पूरा चौराहा सन्न रह गया। किसी ने आज तक रतन सेठ को आंख उठाकर जवाब नहीं दिया था। शाम ढलने लगी, सूरज छिप गया, पर डर के मारे कोई भी शामू के ठेले के पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी सन्नाटे को चीरती हुई एक पुरानी लाठी की खट खट सीधे उस बरगद के पेड़ की तरफ बढ़ने लगी। अरे ओ छोकरे, ई तेरे मटके से कैसी सौंधी और चटकदार महक आ रही है रे। इस बूढ़ी काकी की सोई हुई भूख भी जाग गई इसे सूंघकर। क्या बेच रहा है? ये पानी पूरी है। तीखे घरेलू मसालों और ताजा पुदीने का पानी है। सुबह से एक भी ग्राहक नहीं आया। अगर आप पहली बोहनी कर देती तो मुझ गरीब पर बड़ी कृपा होती। अरे काकी, मत पड़ इस कलुए के चक्कर में। इस उम्र में ऐसा खट्टा तीखा पानी पिएगी तो रात भर खांसते खांसते हकीम के चक्कर काटने पड़ेंगे। इधर आ, मेरी दुकान पर शुद्ध घी का गर्मा गर्म समोसा खा। चुप करो रतन, तेरी घी की मिठाइयां और कचौड़ियां खा खाकर मेरी जीभ सुन्न पड़ गई है। अरे बेटा शामू, तू लगा एक पत्ता, जरा मैं भी तो देखूं तेरी इस पानी पूरी में कितना दम है। लाठी के जमीन पर गिरते ही जैसे पूरे चौराहे की धड़कनें रुक गईं। शामू के माथे पर पसीने की बूंदें छलक आईं। उसे लगा कि कहीं उसका ये तीखा पानी बुजुर्ग काकी की सेहत पर भारी तो नहीं पड़ गया। देखा, मैंने तो पहले ही कहा था कि ये छोकरा गांव में बीमारी बांटने आया है। पकड़ो इस लड़के को। इसकी हिम्मत कैसे हुई काकी को ऐसा गंदा पानी पिलाने की? अरे ठहरो रतन के बच्चे। वाह बेटा शामू वाह, ऐसा तीखा, ऐसा चटकदार और जायकेदार स्वाद तो मैंने अपने पूरे जीवन में कभी नहीं चखा। मेरी तो आत्मा तृप्त हो गई रे। ला, एक और खिला।
काकी के मुंह से ये तारीफ सुनते ही चौराहे पर खड़े लोगों के कदम खुद बाखुद बरगद के पेड़ की तरफ मुड़ गए। देखते ही देखते शामू के ठेले के आगे पत्तल थामे युवाओं और ग्रामीणों की एक लंबी कतार लग गई और रतन सेठ की दुकान पर सन्नाटा पसर गया। ये कल का आया भिखारी मेरी परसों की गत्ती हिला रहा है। लोग मेरे समोसे छोड़कर इसके तीखे पानी के पीछे पागल हो रहे। ही मैं जीते जी बर्दाश्त नहीं करूंगा। ईर्ष्या की आग में अंधा हुआ रतन सेठ अपनी दुकान के चबूतरे से नीचे उतरा। उसके हाथ में चांदी की मूठ वाली वही भारी छड़ी थी और उसके हिंसक कदम सीधे शामू के उस मटके की तरफ बढ़ रहे थे जो उसकी आजीविका का इकलौता सहारा था। रतन सेठ के भारी कदम जैसे ही ठेले के करीब पहुंचे, खुशियों की वो गूंज अचानक सहमे हुए सन्नाटे में बदल गई। लोगों के हाथों के पत्तल थम गए और सबकी निगाहें सेठ की उस भारी लाठी पर टिक गईं। हटो सबके सब सामने से। अरे ओ मक्कार चोर, तू इस पवित्र बरगद के नीचे बैठकर हमारे गांव के सीधे साधे लोगों को क्या खिला रहा है? तेरी हिम्मत कैसे हुई यहां बिना मेरी इजाजत के दुकान लगाने की? सेठ जी, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया। मैं तो बस ईमानदारी से अपनी रोजी रोटी कमा रहा हूं। सब लोग अपनी मर्जी से स्वाद का आनंद ले रहे हैं। आप बेवजह लाठी क्यों उठा रहे हैं? अरे ओ रतन, काहे इस गरीब के पेट पर लात मार रहा है रे? इसका पानी अमृत जैसा चटकदार है। तेरी तरह जुबान से जहर नहीं उगलता ये। जा अपनी सूनी दुकान संभाल। बुढ़िया, तू बीच में मत बोल। बहुत स्वाद चढ़ गया है तेरी जीभ पर। आज इस मटके का फूटना ही इस चौराहे का न्याय तय करेगा। मैं देखना चाहता हूं कि इसके अंदर तूने क्या नशा मिलाया है। माहौल में तनाव इस कदर बढ़ गया कि रात की ठंडी हवा भी जैसे ठहर गई। रतन सेठ ने अपनी चांदी की मूठ वाली छड़ी को दोनों हाथों से हवा में ऊपर उठाया। उसकी आंखों में शामू को बर्बाद करने का पागलपन साफ दिख रहा था। आज ना ये मटका रहेगा और ना ही इस पीपलपुर के चौराहे पर तेरा ये तीखा धंधा। हट पीछे, वरना इस लाठी से तेरी खोपड़ी फोड़ दूंगा। नहीं सेठ जी, मेरी बीमार मां की कसम, इस मटके को मत तोड़िए। यही मेरी आखिरी उम्मीद है। इसके सिवा मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन रतन सेठ पर तो जैसे ईर्ष्या का भूत सवार था। उसने पूरी ताकत से अपनी भारी छड़ी को नीचे की तरफ घुमाया। छड़ी सनसनाती हुई सीधे मटके की तरफ बढ़ी, पर ठीक उसी पल अंधेरे कोने से एक तेज चमकती हुई चीज हवा को चीरती हुई आई और सीधे सेठ की छड़ी से टकराई। पीतल की थाली के टकराने की तीखी गूंज ने रतन सेठ की लाठी का रुख हवा में ही बदल दिया। अंधेरे से निकलकर जो न्यायप्रिय शख्स सामने आया, उसे देखकर रतन सेठ का सारा घमंड एक पल में काफूर हो गया। मुखिया जी, आप इस वक्त यहाँ? ये आप क्या कर रहे हैं? इस बाहर के आए लड़के के लिए आप मुझसे बैर मोल ले रहे हैं? चुप कर रतन, बैर मैं नहीं, तेरी ये अंधी जलन मोल ले रही है। मैं बहुत देर से तेरी ये गुंडागर्दी देख रहा हूं। ये चौराहा पूरे गांव का है, तेरे बाप की बपोती नहीं। अगर इस मेहनती लड़के के ठेले को एक खरोंच भी आई तो पंचायत कल ही तेरा हुक्का पानी बंद कर देगी। मुखिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज मेरी आजीविका और मेरी बूढ़ी मां की दवा के पैसे बचा लिए। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मुखिया की डांट ने रतन सेठ को शांत नहीं किया था, बल्कि उसकी नफरत की आग को और भड़का दिया था। रात के इस घने सन्नाटे में वह एक ऐसी काली साजिश रच रहा था जो पूरे पीपलपुर को दहलाने वाली थी। जी मालिक, क्या हुक्म है? मुझे बहुत डर लग रहा है मालिक। अगर मुखिया जी या गांव वालों को कुछ भी पता चला।
चुप रह डरपोक। ये जो सफेद पुड़िया देख रहा है ना, इसमें ऐसा धीमा जहर है कि जो भी इसे खाएगा उसका पेट मरोड़ उठ जाएगा और वो तड़पने लगेगा। कल सुबह जब वो छोकरा कुएं से पानी भरने जाए तो ठीक उसी वक्त तुझे अपना काम करना है। रतन सेठ ने मंगलू के कान में अपनी उस भयानक योजना को अंजाम देने का गुप्त तरीका फुसफुसाया। मंगलू का चेहरा खौफ से बिल्कुल सफेद पड़ गया। और उधर सुबह की पहली किरण फूटने ही वाली थी जब शामू अपनी रोज की आदत के मुताबिक पानी का खाली घड़ा लेकर गांव के उस पुराने और सुनसान कुएं की तरफ अकेला बढ़ रहा था। मुझे माफ करना, मैं तो बस सेठ का गुलाम हूं। अगर मैंने ये पुड़िया इस घड़े में नहीं डाली तो सेठ मेरी चमड़ी उधेड़ दे। पुदीने की खुशबू आज कितनी ताजी है। आज का पानी तो काकी को और भी मजा दे देगा। शामू की पीठ मुड़ी हुई थी और वह पत्तियां तोड़ने में मग्न था। मंगलू ने हाँफते हुए उस सफेद पुड़िया को खोला और उसे मुंडेर पर रखे उस साफ पानी वाले घड़े के ठीक ऊपर ले गया। उसके कांपते हाथों से सफेद पाउडर नीचे गिरने ही वाला था। आज तो तमाशा देखने में मजा आएगा। जैसे ही ये मूर्ख लोग इस कलुए का जहरीला पानी पिएंगे, सबके पेट में मरोड़ उठेगी और फिर ये शामू सीधा हवालात की हवा खाएगा। शामू भैया, मुझे सबसे पहले तीखी वाली पानी पूरी खिलाओ। कल दादी ने इतनी तारीफ की थी कि मेरे मुंह में अभी से पानी आ रहा है। जल्दी दो ना। अभी लो मेरे छोटे भाई, तुम्हारे लिए सबसे करारा गोलगप्पा और एकदम चटपटा पानी। शामू ने एक गोलगप्पे में उबले आलू और चने का मसाला भरा और उसे उस मटके के गहरे पानी में डुबो दिया जिसमें शायद सुबह कुएं पर साजिश की वो सफेद पुड़िया मिल चुकी थी। पीले बच्चे पीले, आज तेरे इस एक निवाले के साथ साथ इस ठेले वाले का भी काम तमाम होगा। राजू ने खुशी से अपना छोटा सा मुंह खोला और शामू वो तीखी पानी पूरी उसके होंठों की तरफ ले जाने लगा। गोलगप्पा राजू के होंठों को बस छूने ही वाला था कि अचानक भीड़ को चीरते हुए कोई तेजी से ठेले के सामने आ खड़ा हुआ और उसने शामू का हाथ जोर से पकड़ लिया। जिस हाथ ने शामू को रोका वह कोई और नहीं बल्कि खुद बिंदिया काकी थीं। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि एक गहरी घबराहट थी। अरे मूर्ख छोकरे, आज मंगलवार का पवित्र दिन है और तूने बिना बजरंगबली को भोग लगाए ही ठेले की बोहनी शुरू कर दी। ला, पहले एक दोना मुझे दे, मैं मंदिर में रख कर आती हूँ। ओहो काकी, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। मुझे लगा मेरे पानी में कोई कमी रह गई। लीजिए, ये पहला दोना बजरंगबली के नाम। काकी के हाथ से भोग का दोना अलग रखने के बाद राजू ने जैसे ही वह पानी पूरी मुंह में रखी, उसकी आंखें खुशी से बड़ी हो गईं। वह जरा भी बीमार नहीं पड़ा बल्कि उछल उछल कर चटकारे लेते हुए और गोलगप्पे मांगने लगा। ये कैसे हो सकता है? जहर का असर क्यों नहीं हुआ? वो लौंडा तो मजे से खा पी रहा है। रतन सेठ का सिर चकरा गया। उसने बौखलाहट में चारों तरफ भीड़ में देखा और उसकी नजर दूर एक पेड़ के पीछे छिपकर थर थर कांपते हुए मंगलू पर पड़ी। सेठ एक ही पल में समझ गया कि बाजी पलट चुकी है। गद्दार कीड़े, तूने मेरी पीठ में छुरा घोंपा है। पता वो जहर की पुड़िया कहाँ है? तूने उस कलुए के मटके में जहर क्यों नहीं? मुझे माफ कर दो मालिक, मैं इतना बड़ा पापी नहीं बन सका। उस पानी को भगवान तुझे जगह दे या ना दे, पर आज मैं तेरी हड्डियां जरूर तोड़ दूंगा।
तेरी इस कायरता ने मेरा सारा धंधा उस भिखारी के कदमों में डाल दिया है। अपनी साजिश नाकाम होने पर रतन सेठ का अहंकार अब एक खूंखार दरिंदे में बदल चुका था। उसने मंगलू को वहीं गोदाम की एक भारी बोरी से रस्सी से बांध दिया और एक नया, ज्यादा खौफनाक फैसला कर लिया। वो शामू उस मटके के बल पर ही इस पीपलपुर में उछल रहा है ना। अब बहुत हुआ सहर और धोखे का लुका छिपी का खेल। आज रात मैं खुद अपने हाथों से उसका वो ठेला और उसकी रोजी रोटी दोनों को राख कर दूंगा। रात का इंतजार करते करते रतन सेठ ने मिट्टी के तेल का एक बड़ा पीपा अपने पास रख लिया। जैसे ही आधी रात का घंटा बजा और पूरा गांव गहरी नींद की चादर ओढ़ चुका था, एक भारी भरकम साया हाथ में तेल का पीपा और जलती हुई माचिस लिए पुराने बरगद के पेड़ की तरफ बढ़ने लगा। आधी रात का वो खौफनाक सन्नाटा, जहां कोई परिंदा भी पर नहीं मार रहा था। रतन सेठ के कदम सीधे शामू के ठेले की तरफ बढ़ रहे थे और उसके दिल में जलती ईर्ष्या अब असली आग बनने को बेताब थी। बहुत उड़ लिया तू इस पीपलपुर की हवा में ओ शामू। अब तेरी ये पानी पूरी और तेरा ये घमंड दोनों इस तेल में जलकर राख हो जाएंगे। कल सुबह गांव वालों को यहां सिर्फ कोयला मिलेगा। रतन सेठ ने तेल के पीपे का ढक्कन खोला और बड़ी बेरहमी से सारा तेल ठेले की लकड़ियों और उस पवित्र मिट्टी के मटके पर उड़ेल दिया। मिट्टी के तेल की तेज और दमघोंटू गंध ने चारों तरफ की हवा को भारी कर दिया। सेठ जी, ये आप क्या कर रहे हैं? भगवान के लिए रुक जाइए। ये ठेला ही मेरी बीमार माँ की जिंदगी है। अच्छा, तो तू यहां कुत्ते की तरह ठेले के नीचे दुबका था। बहुत बढ़िया, आज तेरा खेल ही खत्म। अब तू भी। सेठ जी, मैं कल ही ये गांव छोड़ दूंगा। मैं यहां कभी वापस नहीं आऊंगा, पर मेरी रोजी रोटी को आग मत लगाइए। मैं आपके हाथ जोड़ता हूं। अब बहुत देर हो गई है रे कलुए, तेरा नामो निशान मिटाना ही पड़ेगा। शामू की चीखों और आंसुओं को अनसुना करते हुए रतन सेठ ने माचिस की तीली झोर से रगड़ी। छपाक से एक पीली लौ भड़की। सेठ ने बिना एक पल गंवाए उस जलती हुई तीली को तेल से भीगे उस ठेले की तरफ हवा में उछाल दिया। तीली सीधे ठेले की लकड़ियों पर गिरने ही वाली थी कि तभी अंधेरे को चीरती हुई एक भारी चीज हवा में सनसनाती हुई आई और सीधे रतन सेठ के हाथ से जोर से टकराई। हवा में लहराती हुई वो मौत की तीली ठेले तक पहुंच ही नहीं पाई। अंधेरे को चीरकर आई काकी की उस अचूक लाठी ने न सिर्फ माचिस को गिराया, बल्कि रतन सेठ के उस खौफनाक चेहरे को भी बेनकाब कर दिया। हादसा? अरे ओ पापी इंसान, तेरी आंखों की ये जलन और इस तेल की बदबू पूरे चौराहे पर चीख चीख कर तेरी नीचता की गवाही दे रही है। मुझे बुढ़ापे में नींद नहीं आई तो मैं टहलने निकल आई, पर तू तो इस मासूम की चिता जलाने आया था। काकी, अगर आज आप और ये पहरेदार भैया ना आते तो ये सेठ मेरा ठेला और मेरी जिंदगी दोनों को राख कर देता। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? रात के उस भयानक पहर में पहरेदारों ने रतन सेठ को वहीं दबोच लिया। सुबह की पहली किरण फूटने के साथ ही गांव की चौपाल पर ऐसी भीड़ जमा हो गई जो पीपलपुर ने बरसों से नहीं देखी थी। रतन,
रात के अंधेरे में जो नीच हरकत तूने की है, उसके लिए तुझे सीधा हवालात भेजना चाहिए। तेरी इस गिरी हुई जलन ने आज पूरे पीपलपुर का सिर शर्म से झुका दिया है। क्या सफाई है तेरी? सफाई? मुखिया जी, सफाई तो इस मक्कार कलुए को देनी चाहिए। मैंने इसके ठेले पर तेल नहीं डाला, बल्कि ये खुद आधी रात को अपने ठेले पर तेल छिड़क कर मुझे फंसाने की साजिश रच रहा था। मैं तो इसे रोकने गया था। सफेद झूठ मत बोल करमजले। मैंने अपनी आंखों से तुझे माचिस जलाते और इसे धमकाते हुए देखा है। काकी की उम्र हो गई है, रात के अंधेरे में इन्हें सब उल्टा सीधा ही दिखता है। मुखिया जी, मेरे पास एक ऐसा चश्मदीद गवाह है जो अभी इस भिखारी की सारी सच्चाई पूरे गांव के सामने उगल देगा। अरे ओ मंगलू, और बता सबको रात का पूरा सच। चौपाल की उस कड़ी धूप में सच और झूठ के बीच एक भयानक जंग चल रही थी। मंगलू के गले में जैसे सेठ के खौफ का फंदा कसा हुआ था और पूरे गांव की सांसें उसके जवाब पर टिकी थीं। बोल मंगलू, क्या सच है? क्या काकी ने जो रात में देखा वो सच है, या तेरा मालिक सच कह रहा है? याद रखना, इस पंचायत में झूठ बोलने वाले को मैं सीधा पुलिस की जीप में बैठाकर शहर भेजूंगा। मुखिया जी, मालिक सच कह रहे हैं। ये शामू ही अपने ठेले पर तेल छिड़क रहा था ताकि मालिक को झूठे केस में फंसा सके। काकी को रात के अंधेरे में धोखा हुआ है। नहीं, ये सरासर झूठ है। मंगलू भाई, तुम सेठ के डर से मेरी रोजी रोटी और मेरी बीमार मां की चिता क्यों जला रहे हो? भगवान से तो डरो। देखा मुखिया जी, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। मैंने पहले ही कहा था, ये कल का आया भिखारी बहुत मक्कार है। इसे अभी इसी वक्त हमारे पवित्र गांव से धक्के मारकर बाहर निकाल फेंको। मंगलू के इस झूठे बयान ने जैसे शामू के लिए न्याय के सारे दरवाजे एक झटके में बंद कर दिए। भीड़ भी अब शामू के खिलाफ बड़बड़ाने लगी थी। लेकिन मुखिया रामदीन कच्ची गोलियां नहीं खेले थे। उन्होंने फैसला सुनाने से पहले एक बार खुद उस घटनास्थल की जांच करने का हुक्म दे दिया। पूरी पंचायत उस तेल से स्ने ठेले के इर्द गिर्द खड़ी थी। बरगद की उस घनी छांव में भी आज एक अजीब सी तपिश और बेचैनी महसूस हो रही थी। न्याय की तराजू पूरी तरह से बेईमानी की तरफ झुक चुकी थी। तेल तो वाकई बहुत गिरा है। मंगलू की गवाही और इन हालातों को देखकर तो यही लगता है कि काकी को देखने में भूल हुई है। शामू, अगर ये तेरी रची हुई साजिश है तो आज तुझे जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता। अब क्या देखना बाकी है मुखिया जी? इस कलुए की शक्ल ही चोरों वाली है। आप बस आदेश दीजिए, मैं और मेरे आदमी खुद इसे घसीटकर गांव की सरहद पार फेंक कर आते हैं। इसका ये कूड़ा कबाड़ ठेला भी मैं खुद फिकवा दूंगा। मुखिया जी ने भारी मन से अपना अंतिम फैसला सुनाने के लिए हाथ उठाया ही था कि अचानक उनकी नजर जमीन पर लुढ़के उस लोहे के पीपे पर पड़ी। उन्होंने झुककर उस भारी पीपे को उठाया। पीपे के पिछले हिस्से पर कुछ गीली मिट्टी और कालिख पुती थी। जैसे ही मुखिया जी ने अपने अंगूठे से वह कालिख साफ की, लोहे पर कुछ ऐसा गुदा हुआ था जिसे देखकर उनके हाथ अचानक ठिठक गए और उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। रतन, इस पीपे के लोहे पर जो मुहर गुदी है वो रतन मिष्ठान भंडार की है। तूने सोचा कि ऊपर कालिख पोतने से तेरा पाप छिप जाएगा? तेरा ही तेल
तेरा ही पीपा, और तू कह रहा है कि आग शामू लगा रहा था। मुखिया जी, ये पीपा तो मेरी दुकान से कुछ दिन पहले चोरी हो गया था। हो, हो, ये इसी कलुए ने चुराया होगा मुझे फंसाने के लिए। मेरा यकीन मानिए। बस मालिक, अब और झूठ नहीं। मुखिया जी, मुझे मालिक ने कल बुरी तरह पीटा और जान से मारने की धमकी दी थी। रात में आग लगाने सेठ खुद गए थे। शामू बिल्कुल बेकसूर है। देखा रामदीन, मैंने कहा था ना कि ये रतन पापी है। इसके घमंड और जलन ने इसे पूरी तरह अंधा कर दिया था। इस गरीब की हाय इसे खा गई। रतन सेठ, आज तूने सिर्फ शामू पर नहीं, पूरे पीपलपुर के न्याय पर कालिख पोतने की कोशिश की है। पंचायत का यह फैसला है कि तेरी दुकान पूरे 1 महीने तक बंद रहेगी और तू शामू के ठेले का सारा हर्जाना अपनी जेब से भरेगा। वक्त ने करवट ली और पीपलपुर के उस चौराहे ने अंततः सच और मेहनत की जीत देखी। रतन सेठ का घमंड टूटकर उसी चौराहे की धूल में हमेशा के लिए मिल चुका था। काकी, राजू, आप सबका प्यार और विश्वास ही मेरे इस पानी पूरी का असली मसाला है। आप सबकी दुआओं से मेरी बीमार माँ अब बिल्कुल ठीक हो गई हैं। ये सब आप लोगों के आशीर्वाद का फल है। जीते रहो बेटा। तेरी मेहनत और सच्चाई के आगे बड़े बड़े घमंड हार जाते हैं। तेरा ये जायकेदार पानी हमेशा इस गांव की शान रहेगा। ला, एक और करारा गोलगप्पा खिला। शामू की कहानी ने पूरे गांव को ये सिखा दिया कि ईमानदारी और कड़ी मेहनत के स्वाद को ईर्ष्या की कोई भी आग जला नहीं सकती। घमंड का सूरज चाहे कितना भी तपे, सच्चाई की शीतल छांव हमेशा जीतती है।